गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। अभी तक अपन ने जिस टॉपिक के बारे में बात किया है, यूनिट्स में हम चल रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर, यूनिट पोर्शन के अंदर अपने हैं। और यूनिट्स के अंदर अपन ये बात कर चुके हैं अब तक कि यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन सी हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है और उसके रूल्स क्या हैं। और हम एप्लीकेशन भी शुरू कर चुके हैं। उसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन था विच वॉज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पर्सपेक्टिव इज टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन, कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट यानी करेक्ट है या नहीं, ये अभी तक हम देख चुके हैं। अब हमारा फोकस है किसकी तरफ मूव करना। नाउ विल बी मूविंग टू द पार्ट विच इज कन्वर्जन। कन्वर्जन पे चलते हैं। कन्वर्जन का मीनिंग क्या है मैं समझाता हूं। बस ये बता दूं कि हमने जब डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक किया, जब हमने डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या करेक्टनेस को चेक किया, तो उस केस में हमने यह भी सीखा साथ ही साथ कि देयर इज अ लिमिटेशन फॉर दिस एनालिसिस। लिमिटेशन क्या है कि अगर हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं तो हमने क्या सीखा कि अगर इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट, यानी इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, इट मस्ट बी फिजिकली इनकरेक्ट। इट मस्ट बी फिजिकली इनकरेक्ट। बट अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये पिछले लेक्चर में सिखाया है सब, then it may or may not be physically correct. It may or may not be physically correct. But अगर कोई इक्वेशन एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो हम गेस नहीं कर पा रहे हैं क्या होगा। लेकिन अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, ध्यान देना, फिजिकली करेक्ट है, तो वी नो इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। तो फिजिकल करेक्टनेस का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि इफ एन इक्वेशन इज बीइंग यूज्ड इन प्रेवलेंट इन मार्केट, यूज कर रहे हैं, बुक्स में भरा हुआ है, सॉल्व हो रहा है, या मैथमेटिकली ऑब्टेन करके ला रहे हैं, तो यू नो द फिजिकल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, बट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस विल बी चेक्ड हियर। लेकिन क्या मैं उससे यह जान पाऊंगा कि इक्वेशन सही है कि गलत? तो वी डोंट नो। क्यों? क्योंकि उसको यूज करना तो वो तो नेक्स्ट चैप्टर से ही शुरू होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं किस पार्ट पर। विल बी डीलिंग विद कन्वर्जन। और कन्वर्जन में अपन बात करते हैं, कन्वर्जन में हम बात करेंगे, सेकंड जो पॉइंट ले रहे हैं यही, देखिए फोर्थ क्वेश्चन ही चल रहा है और फोर्थ का सेकंड पार्ट है ये। जो सेकंड पार्ट है वो हम किस में फोकस कर रहे हैं? विल बी फोकसिंग ऑन दी कन्वर्जन पार्ट। कन्वर्जन का मीनिंग क्या है, उस पर जाने से पहले एक दो बातें हैं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। और डोंट वरी, जो भी मैं स्टेटमेंट्स बोलता हूं वो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं पक्का पूछने वाला हूं। क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस, क्वेश्चन एक अलग चीज है, वो तो टेस्ट में ही देंगे। अभी मेरा पर्पस क्या है? आपको पढ़ाना, आपको हर एक चीज थरोली, हर एक पॉइंट समझा देना। तो जब मैं कन्वर्जन की बात, इससे पहले जो मैंने बात की, कन्वर्जन की भी बात करूंगा, इसके बाद भी जो बात करूंगा उसका फोकस आप ये मत सोचिए कि उतने ही लेक्चर में खत्म हो गया। बिकॉज जैसा मैंने कहा, जब लेक्चर अपलोड होते हैं तो मैं उसमें ये देखता हूं कि क्या ये पूरा कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट होगा, उस पूरे पार्ट को, उस पूरी प्रोसेस को, उस पूरे पैटर्न को आपको समझाने के लिए। और नहीं, अगर मेरे मन में जवाब आता है नहीं, तो मैं उसके लिए और लेक्चर्स बिट्स एंड पीसेस में बीच के बनाता हूं। ये करेंगे अपने, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हाँ, बाकी जितना मुझे एट द एंड जरूरी था समझाना, वो मैंने लास्ट में यहां पर जब लिखा ना, तो उसके पॉसिबल केसेस को समझाया। ये आप चाहें तो वीडियो जो इससे पहले वाला 4 का फर्स्ट है उसको देखें, फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट वीडियो है वो जरूर देखें। चलिए कन्वर्जन पे आते हैं। कन्वर्जन में सबसे पहले अब मैं जिसके ऊपर फोकस करूंगा, एक क्वांटिटी लेते हैं, लेट्स से 40 न्यूटन, ठीक है। अब 40 न्यूटन ये क्या है? व्हाट इज दिस 40 न्यूटन? तो ये फोर्स है भैया, ये तो फोर्स है। और अब फोर्स को 40 न्यूटन से, लेट्स से एक यूनिट है फोर्स की, दूसरी डाइन करके, डाइन नहीं भाई, डाइन, ठीक है, ये भरना है। यही सवाल है कि 40 न्यूटन डाइन में कितना होता है। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमें क्या करना है? व्हाट इज आवर एम राइट नाउ? दैट वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्वांटिटी फोर्स विच इज 40 न्यूटन इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम विच इज सीजीएस एंड डाइन, उसमें कन्वर्ट करना है। अब क्या प्रोसेस होगा इसको करने का, ठीक है, क्या तरीका होगा इसको परफॉर्म करने का, क्या देखना है ध्यान से। सबसे पहले व्हाट इज 40 न्यूटन? तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो, लेट्स इमेजिन दिस एज 40 मल्टीप्लाइड बाय 1 न्यूटन। 40 multiplied by 1 Newton. What is the meaning of this? सुनना भाई,
दिस 1 न्यूटन इज 1 यूनिट ऑफ फोर्स. 1 यूनिट ऑफ फोर्स. 1 न्यूटन क्या है? 1 यूनिट ऑफ फोर्स. व्हाट इज 40? द न्यूमेरिकल वैल्यू. द न्यूमेरिकल वैल्यू यानी द न्यूमेरिकल वैल्यू in that system where the 1 unit of force is 1 Newton is 40. मीनिंग समझाता हूं. मान ले मैं इस पेन की लेंथ को मेजर करना चाहता हूं, तो मैं इस पेन की लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करूंगा? I'll bring a scale. उस स्केल को मैं इसके पास रखूंगा और इसकी लेंथ को मेजर कर लूंगा. अब अगर इस पेन की लेंथ आप देखें तो आपने वो कंस्ट्रक्शन या कहीं भी नॉर्मल स्केल भी आपने देखा हो तो एक साइड इंच होता है, एक साइड सेंटीमीटर होता है. अब कोई आदमी इंच में बता रहा है इसी लेंथ को, कोई सेंटीमीटर में बता रहा है. कौन सही है कौन गलत? अबे दोनों सही है, दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं. बट वन पर्सन इज मेजरिंग दिस इट इनटू सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि किसी ने उसको बोला कि तेरा सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, तो भैया सेंटीमीटर ले लो. सेंटीमीटर वाली साइड ही देखना, इंच वाले पे नजर गई तो आंख मतलब नहीं करना, ठीक है, नहीं जाना वहां पे. वही अगर किसी ने मेजरिंग मतलब आपका मेजरमेंट शुरू करते टाइम किसी ने शुरुआत में ही कह दिया होता कि भाई अभी इस वक्त आप सिर्फ इंच वाला साइड ही यूज कर सकते हो, तो आपका आंसर किस में होता? सिर्फ इंच में. बेसिक सिंपल है ना. तो जिस सिस्टम को यूज करेंगे उसी की यूनिट वैल्यूज को भी कंसिडर करेंगे. जैसे सिंपल एक और एग्जांपल देता हूं. आप सब्जी खरीदने गए और जो सब्जी बेचने वाला है वो आजकल तो चलिए डिजिटल स्केल आ गया है जिसके ऊपर रख के जो वो सेकंड डेसिमल थर्ड डेसिमल प्लेस भी बता देता है कि कितना सामान ज़्यादा दे दिया है, ठीक है, दुकान वाले ने. होपफुली ऐसा नहीं होगा बट ठीक है फिर भी. तो पहले वो जो आपके वेट्स यूज करते हैं ना, वेइंग बैलेंस यूज करते थे, वो ऐसे तराजू की टाइप पे रख के यहाँ सब्जी रखी और यहाँ पे वेट रखेंगे. अब मान लीजिए उसके पास जो वेट्स अवेलेबल हैं वो 2 kg के हैं, सिर्फ 2 kg का वेट अवेलेबल है. आप गए उसके पास 5 kg सामान लेने, या चलिए 6 kg लेने गए, और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, 6 kg लेने गए. तो क्या करेगा? वो 2 kg के 3 यूनिट उठा के रख देगा. तो वो क्या बोलेगा? वो कैसे आंसर कर रहा है सुनना. वो बोलेगा सब्जी कितनी है, तो वो बोलेगा सब्जी है, रुको मैं इसको अलग स्लाइड पे लिखता हूं ताकि ये वाला फालतू में ना भर जाए. वो बोलेगा सब्जी है 3 यूनिट. ठीक है, सब्जी कितनी है भाई? 3 यूनिट. अब आप बोलोगे 3 यूनिट सब्जी, ये कैसा है बे? घर पे क्या बोलेंगे जाके? 3 यूनिट सब्जी लाए हैं, ठीक है, तो वो 3 यूनिट ही समझेंगे लिटरली, तो गिरा के मतलब, ठीक. तो 3 यूनिट का मतलब क्या है? तो सबसे पहले आप पूछोगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ सब्जी, तो वो बोलेगा 1 बटखरा 2 kg का है, तो 1 यूनिट मतलब 2 kg, यानी 3 × 2 kg इज 6 kg. ये फाइनल ऑब्जर्वेशन. दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन दैट सिस्टम एंड द यूनिट वैल्यू इज 2 kg. अब यहां पे क्या है, ये जब एग्जांपल लिया मैंने तो इट्स वेरी सिंपल. व्हाई? बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज सिंगल क्वांटिटी. मास ही है ना, मास ही है. यहां पे क्या है? फोर्स ही है. तो फोर्स को अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर देना है. बट जस्ट टेल मी, क्या फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है? फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक, फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. तो अगर फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इफ इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, सो ऑब्वियस सी बात है कि 1 यूनिट ऑफ सिस्टम, जब आप यूनिट ऑफ सिस्टम डिफाइन करेंगे तो यूनिट ऑफ सिस्टम में आप यूनिट वैल्यूज न्यूटन की डिफाइन नहीं करेंगे, आप इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट वैल्यूज डिफाइन करेंगे. अच्छा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2. ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है. एक मिनट, थोड़ा उधर छुप गया है, आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ. चलो, तो ये कन्वर्जन कर रहे हैं. 40 न्यूटन किस में लेके जाना है? डाइन में. और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L1 T-2. अच्छा, अब सुन, 1 यूनिट ऑफ फोर्स, ये तो आखिरी क्वांटिटी है न्यूटन, बट ये न्यूटन बना किससे हुआ है? ml T-2 से. डायमेंशनल फॉर्मूला ये बता रहा है. यानी किन क्वांटिटीज को मैं एज अ बेसिस यूज करूंगा, यूनिट वैल्यूज किन की लेंगे? तो ऑब्वियसली फंडामेंटल क्वांटिटीज की. एक तो पर्पस है भाई पढ़ने का कि क्यों हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट दैट फंडामेंटल क्वांटिटी टू बी ट्रीटेड एज अ बेसिस, और उसी की मदद से ये सब हो रहा है. तो आप पहले फोर्स को उसके फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ दो, m1 L1 T-2. अच्छा, अब देखो, पहला जो सिस्टम था, मैं दोबारा से उसी सेम क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इट मतलब अगेन. तो मुझे चाहिए यहां पर, व्हाट माय फोकस इज दैट आई वांट कि 40 न्यूटन
डायन में कितना हो, ठीक है, डायन वाले फील आता है लेकिन ठीक है, ठीक है, 40 न्यूटन डायन में कितना हो ये चाहिए, यानी मुझे वो कन्वर्जन फैक्टर चाहिए कि जो कन्वर्ट करने से 40 न्यूटन कन्वर्ट हो जाए। अच्छा अब देखना, तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपल इस प्रोसेस को समझें। तो सबसे पहले ये लिखा था 40 इंटू 1 न्यूटन, लेकिन 1 न्यूटन ये तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो न्यूटन थोड़ी आपका यूनिट ऑफ सिस्टम हुआ, ठीक है। जो आपका यूनिट सिस्टम है वो तो एसआई है, और एसआई में तो फंडामेंटल क्वांटिटी लिखी जाती है, डिराइव थोड़ी। तो आप न्यूटन को तोड़ दोगे, और तोड़ने के बाद कैसे सोचोगे उसको, तो आप उसको इस तरह से सोचोगे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम नाम देते हैं एसआई यूनिट, और इस एसआई यूनिट के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं यानी मास, लेंथ, टाइम, उनको मैं नाम दूंगा m1, l1, t1, यानी मास, लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। 1 का मतलब फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, और एसआई में फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई में मास कितना होता है 1 kg, लेंथ कितना होता है 1 मीटर, और टाइम कितना होता है 1 सेकेंड। अच्छा, जिस दूसरे सिस्टम में हम जा रहे हैं वो है सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस यूनिट सिस्टम जब आप फॉलो करेंगे तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में क्या होता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपका m2, L2 और T2 है, यानी यूनिट मास, यूनिट लेंथ, यूनिट टाइम इन द सीजीएस सिस्टम विच इज द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ये फर्स्ट था, वो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सीजीएस सिस्टम में मास कितना होता है, एक यूनिट मास कितना होता है 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड ही होता है, ठीक है। तो ये यूनिट वैल्यूज हो गई। क्यों? क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं भाई, न्यूटन इज डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी के फॉर्म में थोड़ी कन्वर्जन होगा, तो वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में ब्रेक करके कन्वर्जन होगा। तो ब्रेक कर दिया, ये रहा ब्रेक, ये ब्रेक कर दिया। अब जब इनको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद ध्यान दे, अब इस पॉइंट पर मास, लेंथ, टाइम ये इनकी यूनिट वैल्यूज हैं अपने अपने सिस्टम में। अब कन्वर्जन कैसे होगा, तो सिंपल है। कन्वर्जन के लिए एक क्वांटिटी में लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड, ये मैं एक ही मिनट, ये मैं आगे गया और मैं कंसेप्ट लिख रहा हूं। कंसेप्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दो चीजों से बनता है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा होता है यूनिट। तो जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा। मैं अगर 10 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करूं, किलोमीटर में कन्वर्ट करूं, तो जो वो लेंथ है, अब इस पेन की लेंथ इंच में मेजर करने से, सेंटीमीटर में मेजर करने से, मीटर में मेजर करने से बदल जाएगी। अबे वो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, यूनिट सिस्टम बदल जाएगा। मैग्नीट्यूड जो क्वांटिटी का फाइनल वैल्यू वो थोड़ी बदल जाएगी कि इंच बताने से बड़ा हो गया, सेंटीमीटर बताने से छोटा हो गया ये लेंथ इस पेन का, ऐसे। जब आप सिस्टम से एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो उस सिस्टम कन्वर्जन में मैग्नीट्यूड कंजर्व्ड रहेगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड किससे बना हुआ है? दो चीजों से, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट से। अच्छा जी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब वही अभी याद है आपको जो पीछे लिखा, थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, 40 मल्टीप्लाइड बाय 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज द यूनिट एंड 40 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कंजर्व्ड रहेगा। तो अगर इसको दूसरे सिस्टम में लिखते भी हैं तो डैश इंटू डाइन, डैश इंटू डाइन, बट वही है कि वो डैश निकालना अभी आता नहीं है। लेकिन इतना पता है कि वो डैश को अगर मैं n2 कह दूं और इस डाइन सिस्टम को मैं u2 कह दूं, और इस वाले केस में इसको मैं n1 कह दूं और इसको मैं u1 कह दूं, यानी n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, u1 इज द फर्स्ट सिस्टम, n2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, u2 इज द सेकंड सिस्टम। तो यानी मैग्नीट्यूड कंजर्व्ड है, इसका मतलब n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, मीनिंग कि n इंटू यू का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, यानी n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। मीनिंग क्या है इसका, क्या मीनिंग है बे? ये लिख के क्या करेंगे? इनवर्सली मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखा दिया, बहुत खुशी मिली देख के सर। नहीं भैया, अब इसका मतलब समझेंगे कि अगर यूनिट सिस्टम बहुत बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत छोटी होगी। अगर यूनिट सिस्टम बहुत छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी होगी। अगर आप एक छोटा सिस्टम यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सीजीएस, और मान लीजिए दूसरा है आपका एसआई, तो कौन सा सिस्टम बड़ा है? एसआई, तो वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। और सीजीएस छोटा सिस्टम है तो वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आर मतलब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट सिस्टम, यूनिट वैल्यू।
तो जब आप अपनी यूनिट वैल्यू सिस्टम की छोटी कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं अपने। क्या इससे अपने को यह मिला, फ्रॉम दिस व्हाट वी आर गेटिंग, जस्ट लुक एट दिस, हमें यह मिल रहा है कि भैया n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसको थोड़ा सा मैनेज करें तो n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाय u2। ठीक, अच्छा n2 निकालना है तो वो तो हम यही रखेंगे फॉर्मूला में, LHS में। RHS क्या है, n1 मल्टीप्लाइड बाय u1। अच्छा व्हाट इज u1, व्हाट इज u1? अरे u1 तो यूनिट है, लेकिन क्या न्यूटन अपने आप में एक यूनिट है कि उसको ब्रेक करना पड़ेगा फंडामेंटल सिस्टम में? तो ऑब्वियसली बात है उसको ब्रेक करना पड़ेगा फंडामेंटल सिस्टम में, और फंडामेंटल सिस्टम मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक कर रहे हैं, उसको देखना भाई ध्यान से क्या लिखेंगे। तो u1 मतलब फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है। u1 मतलब क्या है भाई, देखना u1 मतलब क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उसको लिख रहा हूं मैं m1 l1 t1, रेस टू पावर जो लिख रहा हूं वो देखना 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2। सही लिखा, देख ले एक बार। मैंने m1 l1 t1 क्यों लिखा, बिकॉज फर्स्ट सिस्टम की बात हो रही थी, तो यूनिट वैल्यूज भी फर्स्ट सिस्टम की लेनी पड़ेंगी, यानी m1 l1 t1, और उनकी पावर 1 1 माइनस 2। क्यों? क्योंकि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इस बात पर डिपेंडेंट नहीं है कि वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर हो रहा है। फिर से कह रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ सिस्टम। किस चॉइस मतलब किस सिस्टम के थ्रू आप उसको डिनोट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है, सिंपल। ठीक है, अच्छा तो नीचे आ जाओ, अब नीचे लिखते हैं। यहां लिखा मैंने m2 l2 t2 ब्रैकेट क्लोज। पावर लिख रहा हूं मैं, पावर देख ले 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2। यानी जब मैंने u1 लिखा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट तो मैंने फंडामेंटल ब्रेक किया, लेकिन डायमेंशन देख सेम रखा। जब मैंने u2 लिखा तो सेकंड सिस्टम में ब्रेक किया, क्योंकि सेकंड सिस्टम की यूनिट वैल्यूज लेनी है, लेकिन मैंने डायमेंशन तब भी सेम रखा, क्योंकि क्वांटिटी फोर्स ही है ना, वो थोड़ी बदल जाएगी बे। डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ी डिपेंडेंट है चॉइस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट पे। ठीक भाई, तो यानी ये क्वांटिटी, इसको कैसे लिख रहा हूं मैं, इधर देखना, यहां देखना कैसे लिख रहा हूं मैं। तो n2 इज रिटन एज n1 मल्टीप्लाइड बाय m1 बाय m2 रेज टू पावर 1, l1 बाय l2 रेज टू पावर 1। दिख रहा है कि कटा, थोड़ा सा कट गया, कोई नहीं। ठीक है, और यहां पर आएगा, ठीक है, t1 बाय t2 रेज टू पावर माइनस 2। ठीक है, थोड़ा सा इधर ले रहा हूं मैं, ऐसा करते हैं, जूम आउट कर देते हैं, क्या बहुत छोटा हो जाता है फिर एकदम ही। ठीक, चलो दिख रहा है होपफुली। ठीक है, चलिए तो n2 जो मिला, जो फॉर्मूला मिला, चलिए इसी को थोड़ा जूम कर लेते हैं, यही मेन फोकस है ना, यही तो डिराइव किया। ठीक, तो ये अपना फॉर्मूला है, क्या है, n2 इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाय m1 बाय m2 रेज टू पावर, अरे पावर गड़बड़ा गई, वो पावर सिलेक्ट करके वहां ले जाने में पावर बावली हो गई। रुको, वो सिलेक्ट करके मूव किया ना, इसीलिए कोई नहीं। यहां पे 1, यहां 1, यहां माइनस 2। ठीक, चलिए तो यहां पे आप नोटिस करिए, यहां m1 और नीचे m2 दोनों की पावर 1, यहां पे l1 l2 दोनों की पावर 1, t1 t2 दोनों की पावर माइनस 2, पावर सेम थी, तो ब्रैकेट में m1 l1 मतलब m l t को अलग अलग कर लिया। फर्स्ट सिस्टम का एक साथ, सेकंड सिस्टम मतलब सॉरी फर्स्ट सिस्टम का फर्स्ट, सेकंड सिस्टम का। ठीक है, तो इस तरह से आइसोलेट कर लिया पहले। अच्छा m1 क्या है, व्हाट इज m1, फर्स्ट सिस्टम में मास, m2 सेकंड सिस्टम में मास। वैसे l1 l2 t1 t2 फर्स्ट सिस्टम सेकंड सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम सेकंड सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम सेकंड सिस्टम, बहुत बढ़िया। और डायमेंशनल मामला वही रहेगा क्योंकि आपकी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, व्हाट इज n1, टेल मी। n1 क्या है, ये रहा, ये देख, ये जो 40 न्यूटन है ये क्या है, व्हाट इज n1, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, तो 40 यूनिट है। व्हाट इज m1, व्हाट इज m1, मास इन फर्स्ट सिस्टम, तो 1 kg है। सेकंड सिस्टम 1 ग्राम रेज टू पावर 1, l1 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर 1, 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड रेज टू पावर माइनस 2। ठीक है, कट रहा है कि दिख रहा है। ठीक, थोड़ा सा और कर लें इधर, ओके। तो ये देखिए, ये एक्सप्रेशन डेवलप हुआ। अच्छा, अब क्या मैं इसमें kg, ऊपर kg जो है, यहां जो kg है वहां जी काट दूं, 1 1 काट दूं, नहीं, अबे kg है बे। ठीक, ऐसा नहीं करना, फिजिक्स का मास्टर हार्ट अटैक से मर जाएगा। चलिए, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय, तो डोंट डू दैट। ठीक,
क्या 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं? यस, तो यहां लिखा 1000 ग्राम, नीचे है 1 ग्राम रेज टू पावर 1। अब तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दी, इसलिए मैं ब्रैकेट स्क्वायर से हटा दे रहा हूं। ऊपर 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर रेज टू पावर 1। अच्छा 1 सेकंड तो कट ही जाएगा, तो ये तो हट गया, सीधा उसकी चिंता करनी है ही नहीं, हटा दो उसको, ठीक है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तो वो तो बचे, ये तो हट गया पहले, ठीक। अच्छा अब ग्राम ग्राम काट दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दिया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बचा 1000, यहां बचा 100, यानी 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा देखना, 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5। 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5, ये आंसर आया। यानी अगर मैं 40 को 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर देता तो माय सिस्टम ऑफ यूनिट वुड हैव बीन चेंज्ड एंड इट वुड हैव चेंज्ड फ्रॉम एसआई टू द सीजीएस। यानी मेरा फाइनल आंसर क्या होगा उसको देखना, वो भी जरूरी है भाई। फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं? तो फाइनल आंसर लिखा जाएगा 40 न्यूटन इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5 डाइन। इससे मुझे एक सिंपल फैक्ट मिल गया, क्या कि 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन। आई विल मेमोराइज दिस। कैसे निकाला वो तो पर्पस था, मेमोराइज भी कर लूंगा, ठीक है। कैसे निकाला वो भी समझना जरूरी था, बट साथ ही साथ मेमोराइज भी कर लूंगा कि 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन 10 to the power 5 डायन होता है भैया। तो अब डायरेक्ट पता होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बना दें क्या? इस पूरे रिजल्ट का अगर एक जनरल फॉर्मूला बना दें और खाली उसी को याद कर लें तो अपना काम हो जाएगा। रिजल्ट देखना क्या है, n2 इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाय m1 बाय m2 रेज टू पावर a, l1 बाय l2 रेज टू पावर b, हट रहा हूं मैं, देखना, t1 बाय t2 रेज टू पावर c। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। दिस इज माय फॉर्मूला। व्हाट इज n1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, व्हाट इज m1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। व्हाट इज l1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेंथ, फिर से बोलता हूं मैं, वो बीच में गोला मारने के चक्कर में गलत क्वांटिटी को बोल दिया। n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, m1 is the numerical value of mass in first system of unit, l1 is the numerical value of length in first system, वैसे ही t1 first system में, m2 l2 t2 second system के अंदर। लेकिन आप एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पर a b c which are the dimensions of the quantity will not be dependent on the type of system। वो पहले ही जिस क्वांटिटी को आप निकाल रहे हैं, जिस क्वांटिटी पे फोकस्ड हैं, सीधा उसी को पहले यहां पर उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए, a b c चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाने वाला लेक्चर था तो मैंने समझाया क्या किया। अब प्रैक्टिस वाले लेक्चर का वेट करिएगा, सारे डायमेंशन पूरा यूनिट वाला पार्ट डलेगा, उसके साथ एक लेक्चर भी डलेगा जहां सिर्फ बढ़िया 8-10 क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक्स टू डिफिकल्ट पूरे आपके पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए लिया जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्लास में जो तीसरा सवाल, मतलब जो अपना तीसरा एप्लीकेशन है, यानी द रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट, उस पर बात करेंगे। बाय।